नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो मुझे नहीं लग रहा ये क्लास किस तरह से आएगी, किस तरह से आपको दिखेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा बता दूं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी और स्पीडली अरस्तु और लॉन्जाइनस जो है हिंदी व्याख्याता वालों के विशेष रूप से लगा हुआ है। तो स्पीड से इन दोनों को पढ़ने में बहुत अधिक समय लगता है और समझ में भी नहीं आता है, लेकिन ये एक प्रकार की रिवाइज क्लास है। 30 मिनट में मैं ये दोनों के दोनों आपको रिवाइज करवा दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं अरस्तु। 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व इनका काल माना जाता है। 384 ईस्वी पूर्व से, मैं खुद भूल जाता हूँ भैया, याद कर लिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है ना। इस प्रकार की क्लासें लगातार आती रहती हैं इस चैनल पर, और लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना, और अच्छी लगी क्लास तो मैसेज जरूर करना। अरस्तु की पुस्तकें। अरस्तु का जो काल है वो 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कहने से तात्पर्य इनका जन्म जो है वो 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था और निधन हुआ था 322 ईस्वी पूर्व में। अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो। अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अरस्तु की पुस्तकें कौन कौन सी है? रिटोरिका, पोइटिका और वसीयतनामा, ये 3 पुस्तकें मानी जाती है उनकी। रिटोरिका, पोइटिका, वसीयतनामा। वसीयतनामा को वैसे अलग तरह से माना जाता है। 2 प्रमुख रूप से पुस्तकें उनकी, रिटोरिका और पोइटिका। रिटोरिका को भाषण शास्त्र कहा जाता है और पोइटिका को काव्य शास्त्र कहा जाता है। रिटोरिका को भाषण शास्त्र कहा जाता है, पोइटिका को काव्य शास्त्र कहा जाता है। पोइटिका या काव्य शास्त्र नाम सुनते ही हम सोचते हैं कि इसमें काव्य शास्त्र के बारे में लिखा होगा, लेकिन इसमें काव्य शास्त्र के बारे में नहीं लिखा है। इसमें किसके बारे में लिखा है? इसमें ट्रेजेडी के बारे में लिखा है, और जिसे हम नाटक बोलते हैं, जिसे हम दुखांतक बोलते हैं, जिसे हम त्रासदी बोलते हैं, उसके बारे में विस्तार से इसमें लिखा गया है। वसीयतनामा जो है दासों की मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। वसीयतनामा दासों की मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। अरस्तु की पोइटिका के 2 भाग हैं। अरस्तु की जो पोइटिका काव्य शास्त्र है उसके 2 भाग है, नाटक और सुखांत नाटक, ठीक है ना। नाटक ट्रेजेडी और महाकाव्य एपिक पर विचार। नाटक मतलब ट्रेजेडी और महाकाव्य मतलब एपिक पर विचार। पहला जो भाग है उसमें नाटक और महाकाव्य पर विचार किया गया है। पहला जो भाग है उसमें नाटक और महाकाव्य पर विचार किया गया है। दूसरे भाग में सुखांत नाटक, जिसे कॉमेडी कहते हैं, तथा काव्य भेदों पर विचार है। काव्य भेदों पर विचार है। अरस्तु के काव्य का उद्देश्य या प्रयोजन क्या था? आनंद प्रदान करना या अपने ढंग से उपदेश देना। आनंद प्रदान करना या अपने ढंग से उपदेश देना। अरस्तु के अनुसार काव्य के कारण या हेतु। अरस्तु के अनुसार काव्य के कारण या हेतु तो मनुष्य के अनुकरण की प्रवृत्ति और अनुकरणात्मक कार्यों में मनुष्य की अभिरुचि। मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति और अनुकरणात्मक कार्यों में मनुष्य की अभिरुचि। काव्य के 3 भेद किए थे। अरस्तु ने काव्य के 3 भेद किए थे। विषादांत नाटक, जिसे ट्रेजेडी कहते हैं, प्रसादांत नाटक, जिसे कॉमेडी कहते हैं, और महाकाव्य, जिसे एपिक कहते हैं। विषादांत नाटक जिसे ट्रेजेडी कहते हैं, प्रसादांत नाटक जिसे कॉमेडी कहते हैं, और महाकाव्य जिसे एपिक कहते हैं। विषादांत नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। पूछा गया है पहले परीक्षाओं में, तो याद रख लेना, ठीक है ना। क्या है? विषादांत नाटक, तो वहां विषादांत नाटक भी आ सकता है, ट्रेजेडी भी आ सकता है, और दुखांतक भी आ सकता है। ये 3 नाम आ सकते हैं। विषादांत भी आ सकता है, ट्रेजेडी भी आ सकता है, और दुखांतक भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके 6 तत्व माने गए हैं, याद रख लेना अच्छे से। 6 तत्व कौन से हैं? 6 तत्वों के अलग अलग नाम भी है, ठीक है ना। पहले नाम जो है वो मैं आपको गिना दूं। कथा वस्तु है, चरित है, भाषा शैली है, विचार है, प्रदर्शन है, और संगीत है। कथा वस्तु, चरित, भाषा शैली, विचार, प्रदर्शन और संगीत, ये है। इसको इंग्लिश में हम बात करते हैं तो प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल और मेलोडी। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल और मेलोडी, ये याद रख लेना। इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 6 तत्वों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ पुस्तकों में ये नाम दिए गए हैं, कुछ पुस्तकों में कथा वस्तु के स्थान पर कथानक दिया गया है, भाषा शैली के स्थान पर पद योजना दिया गया है, प्रदर्शन के स्थान पर दृश्य दिया गया है, संगीत के स्थान पर गीत दिया गया है। ये थोड़ा सा अंतर है। तो अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कथा वस्तु भी पूछा जा सकता है, कथानक भी पूछा जा सकता है, और प्लॉट भी पूछा जा सकता है। भाषा शैली भी पूछा जा सकता है, पद योजना भी और डिक्शन भी, प्रदर्शन भी, दृश्य भी और स्पेक्टिकल भी। ये आप समझते हो, आपके सामने है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कवि द्वारा वर्णित काव्यगत सत्य
ऐतिहासिक सत्य व वैज्ञानिक वस्तुगत सत्य से भिन्न है। अरस्तु कहते हैं कि कवि द्वारा वर्णित काव्यगत सत्य। अरस्तु क्या कहते हैं कि कवि द्वारा वर्णित काव्यगत सत्य। अरस्तु क्या कहते हैं कि कवि द्वारा वर्णित काव्यगत सत्य ऐतिहासिक सत्य व वैज्ञानिक वस्तुगत सत्य से भिन्न है। अरस्तु जो है अनुकरण के संबंध में उनका जो दृष्टिकोण था, अरस्तु का अनुकरण के संबंध में दृष्टिकोण जो था वो नैतिक और सामाजिक की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्रीय था। अरस्तु का अनुकरण के संबंध में दृष्टिकोण जो था वो नैतिक और सामाजिक की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्रीय था, जबकि प्लेटो का जो था वो कैसा था, वो था नैतिक और सामाजिक था। ठीक है ना। अरस्तु का जो था प्लेटो का नैतिक और सामाजिक था। अरस्तु के अनुसार कवि प्रकृति के 3 रूपों में से किसी का भी वर्णन कर सकता है और चाहे तो तीनों का भी। अरस्तु के अनुसार कवि प्रकृति के 3 रूपों में से किसी का भी वर्णन कर सकता है। एक, जैसी वह है या दिखाई देती है, जैसी वह है या दिखाई देती है। दूसरा, जैसी वह समझी जाती है। एक क्या है, जैसी वह है या दिखाई देती है, और दूसरा क्या है, जैसी वह समझी जाती है, और तीसरी क्या है, जैसी उसे होना चाहिए, जैसी उसे होना चाहिए। प्लेटो ने केवल इस तीसरी को मान्यता दिया था कि कवि को केवल प्रकृति का वही रूप वर्णन करना चाहिए जैसी उसे होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत में अंतस चेतना को अधिक महत्व दिया गया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतस चेतना को अधिक महत्व दिया गया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से है। अस्तित्ववादी व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल देते हैं, उनके लिए अनुकरण का महत्व नहीं। अस्तित्ववादी व्यक्ति जो होते हैं, अस्तित्ववादी व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल देते हैं, उनके लिए अनुकरण का महत्व नहीं है। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस का हिंदी पर्याय है। अनुकरण शब्द जो है यूनानी भाषा के मिमेसिस का हिंदी पर्याय है। अनुकरण मिमेसिस और विरेचन कैथारसिस, इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे, एक अनुकरण का सिद्धांत और दूसरा विरेचन का सिद्धांत। एक अनुकरण का सिद्धांत और एक विरेचन का सिद्धांत। अनुकरण यूनानी भाषा के मिमेसिस का, ठीक है ना, मिमेसिस का पर्याय है, और विरेचन कैथारसिस का। अरस्तु की पुस्तक का, ठीक है ना, अरस्तु की पुस्तक का यूनानी नाम क्या था, पेरिपोएटिकेस। ठीक है ना, अरस्तु की पुस्तक का यूनानी नाम क्या था, अरस्तु की पुस्तक, कौन सी पुस्तक, पोएटिक्स का, पोएटिक्स का यूनानी नाम क्या था, पेरिपोएटिकेस। अंग्रेजी रूपांतर क्या था, ऑन पोएटिक्स, और प्रसिद्ध क्या था, पोएटिक्स। रचना काल 330 ईस्वी माना जाता है। ठीक है ना, समझ गए। अरस्तु की पुस्तक का यूनानी नाम पेरिपोएटिकेस, अंग्रेजी रूपांतर ऑन पोएटिक्स, प्रसिद्धि पोएटिक्स, रचना काल 330 ईस्वी। स्पीड से याद कर लो भैया, स्पीड से याद करवाने के लिए आया हूँ, और ये एक बार आप देख लेना, बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आप संकुल मार्गदर्शन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। और संकुल मार्गदर्शन के नाम से भी ऐप है, उसको डाउनलोड कर ले, वहाँ फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। संकुल मार्गदर्शन ऐप पर फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। जैसा संकुल मार्गदर्शन इस चैनल का नाम है जिसे देखकर आप यहाँ आए हो, वैसा ही ऐप का नाम है, वैसा ही इसका नाम है, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम का नाम है। तो वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। ये स्पीडली क्लास है, ज़्यादा बातें मैं आपके साथ करना नहीं चाहता हूँ। 50 पृष्ठ है, इसमें कितने पृष्ठ हैं, 50 पृष्ठ है, और 26 अध्याय है। ठीक है ना। हमारे लोंजाइनस है, लोंजाइनस की पुस्तक है पेरिहुप्सुस, लोंजाइनस की पुस्तक है पेरिहुप्सुस, उसमें कितने हैं, उसमें 60 पृष्ठ है और 44 अध्याय है। क्या है, 60 पृष्ठ और 44 अध्याय है। किसमें, पेरिहुप्सुस में। किसकी है, पेरिहुप्सुस, लोंजाइनस की है। उसको भी आज हम पढ़ लेंगे। मैं स्पीड से ये दोनों जो है राइटर आपको करवा दूंगा। यह पुस्तक या तो स्वयं अरस्तु द्वारा अध्यापन हेतु तैयार किया गया अथवा अध्यापन के क्रम में उनके किसी छात्र द्वारा लिया गया नोट है। यह पुस्तक या तो स्वयं अरस्तु द्वारा अध्यापन हेतु तैयार किया गया अथवा अध्यापन के क्रम में उनके किसी छात्र द्वारा लिया गया नोट
है। काव्य शास्त्र या पोएटिक्स, काव्य शास्त्र या पोएटिक्स के बारे में देख लें। इसमें कितने हैं प्यारे बच्चों, इसमें 50 पृष्ठ है और 26 अध्याय है। क्या है, 50 पृष्ठ है और 26 अध्याय है। अध्याय 1 से 5 में क्या है प्यारे बच्चों, 1 से 5 में क्या है, अनुकरणात्मक काव्य के रूप में, अनुकरणात्मक काव्य के रूप में, अनुकरणात्मक काव्य के रूप में दुखांतक महाकाव्य, दुखांतक महाकाव्य और प्रहसन की चर्चा है। दुखांतक ट्रेजेडी, महाकाव्य, एपिक और प्रहसन कॉमेडी की चर्चा है। 1 से 5 अध्याय में क्या है, अनुकरणात्मक काव्य के रूप में। ये सभी के सभी क्या है, अनुकरणात्मक काव्य है। ये सभी के सभी क्या है, अनुकरणात्मक काव्य है। इनमें दुखांतक महाकाव्य प्रहसन की चर्चा है। माध्यम, विषय और पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद भी बताया गया है। माध्यम, विषय और पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद भी बताया गया है। दुखांतक का 6 से 19 में देखो, इसलिए क्योंकि काव्य शास्त्र के नाम से हम सोचते हैं कि इसमें काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केवल दुखांतक का ही वर्णन है, ट्रेजेडी का ही वर्णन है। तो वो आप देख रहे हो, 1 से 5 में भी उन्हीं का वर्णन है। 6 से 19 में भी क्या है, 6 से 19 में केवल दुखांतक का सविस्तार विवेचन किया गया है और मुख्य भाग यही है। 6 से 19 में, अध्याय 6 से 19 में दुखांतक का सविस्तार विवेचन किया गया, मुख्य भाग यही है। 20 में, अध्याय 20 में क्या है, पद विभाग का व्याकरणिक विवरण है। 21-22 में क्या है, पद योजना और लक्षणा का विवरण है, पद योजना और लक्षणा का विवरण है। 23-24 में महाकाव्य विवेचन है। 25 में आक्षेपों का निराकरण है, मतलब काव्य पर किए गए आक्षेपों का इसमें निराकरण किया गया। कौन से अध्याय में, 25वें अध्याय में। और 26वें अध्याय में क्या है, महाकाव्य और दुखांतक का तुलनात्मक अध्ययन है। 26वें में क्या है, महाकाव्य और दुखांतक का तुलनात्मक अध्ययन है। आज थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए मैं बैठ जाता हूँ, साथ में आपको पढ़ा देता हूँ। अरस्तु अनुसार कला के भेदक तत्व है। अरस्तु के अनुसार कला के भेदक तत्व कौन कौन से है, माध्यम है, विषय है और पद्धति है। माध्यम है, विषय है और पद्धति है। अरस्तु के अनुसार काव्य उत्पत्ति के 2 कारण कौन से हैं, अरस्तु के अनुसार काव्य उत्पत्ति के 2 कारण कौन से हैं, अनुकरण की सहज प्रवृत्ति, सामंजस्य और लय की प्रवृत्ति। पूछा जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों पहले ही, तो याद रख लेना। अरस्तु के अनुसार कला के भेदक तत्व कौन कौन से हैं, अरस्तु के अनुसार कला के भेदक तत्व कौन कौन से हैं, तो माध्यम है, विषय है और पद्धति है। अरस्तु के अनुसार काव्य उत्पत्ति के 2 कारण कौन कौन से हैं, अनुकरण की सहज प्रवृत्ति है, सामंजस्य और लय की प्रवृत्ति है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक को 2 चीजें रोचक बनाती है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक को 2 चीजें रोचक बनाती है, कौन कौन सी, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। ठीक है ना, 2 चीजें रोचक बनाती है, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। अरस्तु के अनुसार महिला निम्न कोटि का जीव है और दास बिल्कुल निकम्मा है। अरस्तु के अनुसार महिला जो है वो निम्न कोटि का जीव है और दास जो है वो बिल्कुल निकम्मा है। इसके बाद आता है हमारे पास लोंजाइनस। लोंजाइनस की हम बात करते हैं तो लोंजाइनस की रचना का क्या नाम था, लोंजाइनस की रचना का नाम था पेरिहुप्सुस। ये इसका यूनानी नाम था। ठीक है ना, रचना पेरिहुप्सुस, ये उसका क्या था, यूनानी नाम था। 1554 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशन इतालवी विद्वान रोबेर्तो ने करवाया था। 1554 ईस्वी में, कब, 1554 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशन इतालवी विद्वान रोबेर्तो ने करवाया था। 1652 ईस्वी में अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था, जॉन हॉल ने। 1652 ईस्वी में अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था, जॉन हॉल ने। ऑफ द हाइट ऑफ एल्केमिस्ट, ऑफ द हाइट ऑफ एल्केमिस्ट नाम से किया था। 1652 ईस्वी में अंग्रेजी रूपांतर किसने किया था, जॉन हॉल ने। किस नाम से किया था, ऑफ द हाइट ऑफ एल्केमिस्ट, ऑफ द हाइट ऑफ एल्केमिस्ट नाम से। 1674 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद बायलो ने किया था। 1674 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, बायलो ने। ऑन द सबलाइम, किस नाम से किया था, ऑन द सबलाइम। इसी नाम से अंग्रेजी अनुवाद सेंट्सबरी
व विलियम स्मिथ ने भी किया था। ऑन द सबलाइम नाम से अंग्रेजी अनुवाद सेंट्सबरी व विलियम स्मिथ ने भी किया था। समझ गए। 1674 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद बाइलो ऑन द सबलाइम, इसी नाम से अंग्रेजी अनुवाद सेंट्सबरी व विलियम स्मिथ ने भी किया था। पेरिहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। अरस्तु की कौन सी थी? रिटोरिका, भाषण शास्त्र का ग्रंथ थी। पेरिहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। हिंदी में इसे औदात्य पर विचार नाम से संबोधित किया गया है। पेरिहुप्सुस मूलतः है भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। हिंदी में इसे औदात्य पर विचार चर्चा नाम से संबोधित किया गया है। पत्रात्मक शैली की रचना है। क्या है ये? पत्रात्मक शैली की रचना। अरस्तु की जो पोइटिका थी वो क्या थी? विद्यार्थियों के लिए लिखा गया नोट था। वो या तो किसी विद्यार्थी ने स्वयं नोट लिखे थे जो अरस्तु पढ़ा रहे थे वो चीजें, या फिर अरस्तु ने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नोट्स बनाए थे। पोस्तुम्यूस तेरेंतियानस नामक युवक को संबोधित, ये जो है किसको संबोधित की गई है? पोस्तुम्यूस तेरेंतियानस नामक युवक को संबोधित है। पत्रात्मक शैली में लिखी गई है पेरिहुप्सुस। भाषा इसकी यूनानी है, जिसे ग्रीक भी कहते हैं। पेरिहुप्सुस की भाषा जो है यूनानी है। अरस्तु के ग्रंथों की भाषा भी यूनानी थी। पेरिहुप्सुस 60 पृष्ठ और 44 अध्याय की है। पेरिहुप्सुस 60 पृष्ठ और 44 अध्याय है। पोइटिका जो थी, पोइटिका में कितने थे? 50 पृष्ठ थे और 26 अध्याय थे। पुस्तक का लगभग 1/3 भाग लुप्त है। सेंट्सबरी लोंजाइनस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न और पेरिहुप्सुस विषय में सेंट्सबरी क्या लिखते हैं? लोंजाइनस के बारे में सेंट्सबरी क्या लिखते हैं कि लोंजाइनस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न है। लोंजाइनस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न है और पेरिहुप्सुस विस्मयकारी कृति है। पूछा गया है पहले भैया, जी में तो याद कर लिया, ना जी में तो टाल कर दिया। ठीक है। एलन टेट अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक थे। एलन टेट क्या लिखते हैं? किसके बारे में लिखते हैं? लोंजाइनस के बारे में। प्यारे बच्चों, किसके बारे में लिखते हैं? लोंजाइनस के बारे में। क्या लिखते हैं लोंजाइनस के बारे में? कि अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक थे। ठीक है ना। लोंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक थे। विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स क्या लिखते हैं? विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स क्या लिखते हैं? पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं पेरिहुप्सुस के बारे में। इसमें क्या है? 1 से 7 में क्या है? अध्याय 1 से 7 में क्या है? भूमिका, प्रयोजन, परिभाषा और दोष है। 1 से 7 में क्या है? भूमिका, प्रयोजन, परिभाषा और दोष है। 8 से 15 में क्या है? 8 से 15 में क्या है? अध्याय 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश है। उदात्त के 5 स्रोत। ठीक है ना। ट्रेजेडी के कितने थे? 6 थी। ट्रेजेडी के कितने स्रोत थे? 6 थे। कितने स्रोत थे ट्रेजेडी के? लाइट चली गई थी। क्या है? 1 से 7। पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। इसके अध्याय 1 से 7 में क्या है? भूमिका, प्रयोजन, परिभाषा और दोष। भूमिका, प्रयोजन, परिभाषा और दोष। 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश है। उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश है। विचार की गरिमा व भाव की प्रबलता का निरूपण किया गया है। विचार की गरिमा व भाव की प्रबलता का निरूपण है। किसमें? पेरिहुप्सुस में। ये ध्यान रखना है। और 8 से 15 अध्याय में 16 से 29 में अलंकारों का निरूपण है। 12 अलंकार बताए हैं पेरिहुप्सुस में लोंजाइनस ने। आपने थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना है कि अरस्तु क्या कहते हैं और लोंजाइनस क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना है।
30 से 38 में शब्द, रूपक, बिंब आदि का निरूपण है। 30 से 38 जो अध्याय है उसमें शब्द, रूपक, बिंब आदि का निरूपण है। 39 से 40 में रचना की भव्यता का निरूपण है। रचना की भव्यता का निरूपण है कि रचना भव्य होनी चाहिए। 41 से 43 में दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी कुछ अन्य दोषों की चर्चा है। 41 से 43 जो अध्याय है उसमें उदात्त विरोधी कुछ अन्य दोषों की चर्चा है, याद रख लेना। वैसे दोष कहाँ है, 1 से 7 में भी दोषों का वर्णन है, लेकिन यहाँ उदात्त विरोधी दोषों का, यहाँ काव्य विरोधी दोषों का, यहाँ उदात्त विरोधी। 44 में उपसंहार है। इसमें क्या है, यूनान के नैतिक साहित्यिक हास के कारणों का संधान किया गया है इसमें, ठीक है ना। औदात्य क्या है, औदात्य एक भाव भी है, एक विचार भी है। ये जो संगत असंगत आते हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। औदात्य क्या है, एक भाव भी है और एक विचार भी है और शैली का एक गुण भी है, याद रख लेना। औदात्य एक भाव भी है, एक विचार भी है और शैली का एक गुण भी है। उसकी सत्ता काव्य के वस्तु पक्ष एवं शैली पक्ष दोनों तक व्याप्त है। वस्तु पक्ष एवं शैली पक्ष दोनों तक व्याप्त है। लोंजाइनस क्या लिखते हैं, लोंजाइनस लिखते हैं कि महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है, आलतू फालतू व्यक्ति उदात्त रचनाएं नहीं दे सकता, ठीक है ना। उदात्त रचनाएं कौन दे सकता है, जो महान प्रतिभाशाली एवं उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति। महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान, महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है, चरित्रहीन व्यक्ति उदात्त रचनाएं नहीं दे सकता। लोंजाइनस फिर क्या लिखते हैं लोंजाइनस कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय और प्रकर्ष, अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जा चुकी है ये परिभाषा। क्या है, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त के निष्पादक तत्व, उदात्त के निष्पादक तत्व जो 5 बताए थे ना, वो 5 तत्व कौन कौन से हैं। एक तो है विचार की महत्ता, भाव की महत्ता, अलंकार का प्रयोग, पद योजना की भव्यता और रचना की गरिमा। ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विचार की महत्ता, एक महान विचार होना चाहिए, महान रचना में एक महान विचार होना चाहिए, तभी उदात्त विचार उसमें मिल पाएंगे या उदात्त विचारों का प्रेषण हो पाएगा। भाव, भाव की महत्ता, उच्च भाव होने चाहिए। अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों के प्रयोग में वो कहते हैं कि अलंकारों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, सौंदर्य के लिए, केवल सौंदर्य के लिए नहीं, आवश्यकता अनुसार या भावानुकूल होना चाहिए। पद योजना, पद योजना जो है वो भव्य होनी चाहिए, याद रख लेना। लोंजाइनस के अनुसार पद योजना जो वो भव्य होनी चाहिए, तभी वो उदात्त रचना बन पाएगी। और रचना की गरिमा, रचना में एक गरिमा होनी चाहिए, गरिमा युक्त होनी चाहिए, जैसे तुलसीदास जी की रामचरित मानस है उस प्रकार। उदात्त के अवरोधक दोष, उदात्त के अवरोधक दोष क्या चीजें हैं जो उसके दोष हो सकते हैं, उदात्त में बाधा कौन उत्पन्न कर सकते हैं। शब्दाडंबर, अगर आप शब्दों के आडंबर, बड़े बड़े शब्द लगाएंगे, जबरदस्ती शब्दों का आडंबर करेंगे तो वो दोष हो सकते हैं। बालिशता मतलब बचकानापन, कुछ ऐसे बचकानेपन भी आप कर सकते हैं, जैसे बचकानेपन से तात्पर्य जैसे बिहारी का दो है ना, इतावती चली जात उत छक सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन सात। तो इस प्रकार बचकानापन नहीं होना चाहिए। भावाडंबर, और भावों का भी अधिक आडंबर नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन के अलंकार विषयक मंतव्य लोंजाइनस से बहुत मिलते हैं। ध्वनि प्रतिष्ठापक याद रख लेना, काफी अच्छा है, तुलनात्मक अध्ययन है। ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन के अलंकार विषयक मंतव्य लोंजाइनस से बहुत मिलते हैं। सेंट्सबरी क्या लिखते हैं, सेंट्सबरी, सेंट्सबरी भी कह सकते हैं इसको। सेंट्सबरी क्या लिखते हैं, उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। रीज रॉबर्ट्स क्या बोलते हैं, रीज रॉबर्ट्स बोलते हैं लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है, विश्लेषक नहीं आनंदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, संगत है, संगत में आ सकता है, याद रख लेना, ठीक है ना। चाहे ये
ये जो आलोचक है इसका नाम चाहे ना आए, सीधा ही आ सकता है लोंजाइनस की विशेषता के रूप में। लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है। लोंजाइनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है, विश्लेषक नहीं आनंदी है। आनंदी और आत्मनिष्ठ, जो उदात्त की बात करेगा, ठीक है ना, उदात्त, उदात्त मतलब उच्च विचार, जो उच्च विचार की बात करेगा वो आत्मनिष्ठ ही हो सकता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो कला की बात करेगा वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है, जो भाव की बात करेगा वो आत्मनिष्ठ होगा। स्कॉट जेम्स क्या लिखते हैं? लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी कहा है। स्कॉट जेम्स ने लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी कहा है, रोमांटिक आलोचना का प्रथम पुरुष कहा है। याद रख लेना, स्कॉट जेम्स लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी कहते हैं, ठीक है ना। लोंजाइनस को अपने स्वच्छंदतावादी थे ना सिरदर पाठक, लोंजाइनस को पहला स्वच्छंदतावादी कहा है, रोमांटिक आलोचना का प्रथम पुरुष कहा है। अरस्तु की तुलना में लोंजाइनस का प्लेटो से अधिक साम्य है। अरस्तु का तो कोई साम्य ही नहीं है, अरस्तु और वो दोनों तो एक दूसरे के विरोधी थे। अरस्तु की तुलना में लोंजाइनस का प्लेटो से अधिक साम्य है। प्लेटो उनके आदर्श प्रतीत होते हैं। लोंजाइनस की अभिव्यंजना की उन्मुक्तता, भावात्मकता, कलात्मकता बहुत कुछ प्लेटो से मिलती है। ध्यान लगा लेना भैया, अरस्तु जो है वो प्लेटो से बिल्कुल नहीं मिलते हैं और लोंजाइनस की बहुत सी बातें प्लेटो से मिलती है। अरस्तु की तुलना में लोंजाइनस का प्लेटो से अधिक साम्य है। प्लेटो उनके आदर्श प्रतीत होते हैं। लोंजाइनस की अभिव्यंजना की उन्मुक्तता, भावात्मकता, लोंजाइनस की अभिव्यंजना की, अभिव्यक्ति की, जो कुछ वो कहते हैं उसकी उन्मुक्तता, उसकी भावात्मकता, उसकी कलात्मकता बहुत कुछ प्लेटो से मिलती है। कहने से तात्पर्य है कि लोंजाइनस की जो अभिव्यक्ति है उसमें जो उन्मुक्तता है, जो भावात्मकता है, जो कलात्मकता है, वो बहुत कुछ प्लेटो से मिलती है। जो कृति आह्लादित नहीं करती वह उदात्त नहीं। क्या कहते हैं लोंजाइनस? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांठ बांध लेना, ऐसा का ऐसा आ जाएगा पेपर के अंदर, संगत है संगत में, फिर मत कहना कहा नहीं है। जो कृति आह्लादित नहीं करती वह उदात्त नहीं। जो कृति आह्लादित नहीं करती वह उदात्त नहीं। जो कृति तत्काल आह्लादित नहीं करती वह भी उदात्त नहीं। जो बार बार की आवृत्ति के बाद भी आह्लादित नहीं करती वह उदात्त नहीं। कहने से तात्पर्य है उदात्त होने के लिए कृति में क्या होना चाहिए कि वो आह्लादित करे, एक बात, तत्काल आह्लादित करे, दो बात, और बार बार पढ़ने पर भी आह्लादित करे, ठीक है ना। उदात्तता का यह मुख्य गुण है। जो विभिन्न रुचियों और सुयोग्य निर्णायकों के समान भाव से आह्लादित नहीं करती वह भी उदात्त नहीं। कहने का मतलब चाहे आप किसी भी रुचि के हो, ठीक है ना, लेकिन सभी को समान भाव से जो आह्लादित नहीं करती वह उदात्त नहीं हो सकती। ये सभी गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए कि उदात्त रचना है वो क्या करनी चाहिए? सभी को आह्लादित करनी चाहिए, तत्काल आह्लादित करनी चाहिए, बार बार पढ़ने पर भी आह्लादित करनी चाहिए, कभी उससे बोर नहीं होना चाहिए, विभिन्न रुचियों के व्यक्तियों को भी आह्लादित करनी चाहिए समान भाव से। तो ये थे लोंजाइनस और अरस्तु और लोंजाइनस। स्पीड से पढ़ाने का प्रयास किया ताकि आपका रिवाइज हो जाए, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।